हेलो बच्चों, आई होप आपने पहला पार्ट देख लिया होगा और आपने पहला पार्ट बढ़िया से एंजॉय भी कर लिया होगा और पूरे ऐसे 200 की सीरीज़ आपकी हो गई होगी। बेसिकली रिकॉर्डेड अपलोड करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव समझिएगा, ऐसे एक ऐसी चीज़ है जो एक बार में कभी नहीं होती। ठीक है, आदमी पढ़ता है भूलता है, पढ़ता है भूलता है, ऐसा चलता है। रिकॉर्डेड हो जाने से बेटर क्या रहता है कि आप, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वैसे भी कोई चैटे चूटे होती नहीं है, पूरा स्ट्रिक्ट पढ़ाई होती है। और दूसरा आपको फ़ायदा ये भी मिल जाएगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड कंटेंट है तो आप उसको अपनी स्पीड में देख के, और आज भी एक बार देखिए, मैं तो यही बोलता हूँ, एक बार आज देखिए और एक बार कल सुबह देख लीजिए, जिससे आपका ऐसे का पूरा मैटर पूरा सेट हो जाए दिमाग में। मेजर पोर्शन तो ऐसे ही है। ठीक है, तो चलिए सर फिर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, ऐसे 300, ऐसे 300। अब ऐसे 300 किसके बारे में बात करता है सर? ये बात करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है ना, तो पता चला सब बोलते चला गया और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मेहनत बर्बाद हो गई। देख लेता हूँ एक बार, ऑडिट चालू हो गया ना? हाँ हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, ओके, सो प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर ये क्या है सर? सबसे पहले आएगा स्कोप। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द ऐसे? कि भैया पहले प्लानिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, द स्कोप ऑफ द ऐसे इज, द स्कोप इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी to plan the audit of financial statement, to plan the audit of financial statements। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट का, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया जाए। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान द ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है, सो दैट ऑडिट कैन बी कैरिड आउट इन एफिशिएंट मैनर। देखो सर, अगर आप पहले से प्लान बना लोगे ना, तो पहले से प्लान बनाने की वजह से जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत ज़्यादा बढ़िया क्रिस्प होगा और उसका एफिशिएंट आउटपुट निकल के आएगा। मतलब जो मेरे को बेनिफिट महसूस हो रहा है वो अच्छा बेनिफिट होगा और समय नहीं बर्बाद होगा मेरा, वैसा वाला। सो दैट द ऑडिट कैन बी कैरिड आउट इन एफिशिएंट वे, या मैनर, जो कहना है तुम कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आया सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। देखो सर, एक चीज समझना, ठीक है, नोट, जो चीज मेरे को आपको अलग से बोलनी होती है ना, उसको मैं जानबूझ के आपको नोट में डाल देता हूं, जिससे आपको पता रहे कि इसमें हमें एम्फेसिस देना है क्योंकि सर ने बोला है। क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स, ये सब छोटे छोटे में ये आ सकता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा, जी लिखने जा रहा है दैट, एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एंगेजमेंट टीम के पार्टनर्स, मतलब आपके साथ जो बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गए हैं, क्या इनको प्लानिंग में बैठना चाहिए? शुड दे बी इंक्लूडेड इन प्लानिंग द ऑडिट? द आंसर इज एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि देखो सर, जब करना उन्हें है तो आप उनको प्लानिंग में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? उनको आप क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे प्लानिंग में जब करना उन्हीं को है? तो अगर उनको नहीं करना होता तो बात अलग होती, लेकिन जब करना ही उनको है तो प्लानिंग में तो उनके आने का हक है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स shall be included in the planning process। जो एंगेजमेंट टीम मेंबर हैं उनको प्लानिंग प्रोसेस में आने का पूरा हक है।
ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से वो पार्टिसिपेट करेंगे, जितना बढ़िया से उन्हें चीजें समझ में आएंगी, उतना बढ़िया वो एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, उतना बड़ा वो एक्टिविटी करेंगे। अच्छा, अब पहली चीज इसमें आती है प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज देयर इन प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी। सर प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती है? व्हाट आर प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज? प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहला सर, प्री एंगेजमेंट मतलब जो पहले हुआ है, पहले सबसे पहले प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी में ये होगा, आपको ऐसे 220 के हिसाब से प्रोसीडियर परफॉर्म करने पड़ेंगे। सर व्हाट इज ऐसे 220? क्वालिटी कंट्रोल, उसके हिसाब से प्रोसीडियर परफॉर्म करने पड़ेंगे। मतलब ऑडिट में आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, सीधी बात ये बोली जा रही है, दैट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल मेंटेन क्वालिटी। वो मैंडेटरी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट। सर जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, जो एथिक्स दिए हैं, एथिक्स को फॉलो करने की बात बोली गई है ऐसे 220 में, तो आपका एथिकल फॉलो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एथिक्स के हिसाब से काम होना चाहिए। और लास्ट में अग्रीइंग ऑन एंगेजमेंट टर्म्स। अग्रीइंग ऑन एंगेजमेंट टर्म्स। एंगेजमेंट टर्म्स ये आएगा ऐसे 210। तो ये चीजें हम लोगों को इंश्योर करनी है प्री एंगेजमेंट। प्री एंगेजमेंट मतलब इससे पहले हमारे बीच में संबंध बनना शुरू हो, हमें ये चीज के बारे में पहले ध्यान रख लेना है। एंगेजमेंट से पहले मतलब इंटरैक्शन से पहले। ठीक है, इंटरैक्शन से पहले। ओके, नाउ वी कम टू प्लानिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब सेकंड में अब हम लोग चलेंगे प्लानिंग एक्टिविटीज में। यहां हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग एक्टिविटीज। ओके, तो क्या है सर प्लानिंग एक्टिविटीज? पहला, इस ऑडिटर को क्या करना चाहिए? एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है सर? ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ओवरऑल स्ट्रैटेजी से बना के उसमें क्या करेंगे, फिर प्लान में ब्रेक डाउन कर लेंगे उसको। देखिए चैप्टर 2 में आता है एस्टैब्लिश द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जिसमें आप स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, इसके बारे में डिसीजन ले लेना। स्कोप क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, इसके बारे में डायरेक्शन ले लेना, डिसीजंस ले लेना। स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब बच्चा पूछता है सर लेकिन स्ट्रैटेजी बनेगी कैसे? क्या स्ट्रैटेजी बनाना इतना आसान है कि कोई भी कर लेगा? नहीं सर, स्ट्रैटेजी बनाते समय ऑडिटर को 5 बातों का ध्यान रखना है। स्ट्रैटेजी बनाते समय ऑडिटर को 5 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी 5 बातों का ध्यान रखना है? आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, identify characteristics of engagement. Next, ascertain reporting objectives.
a certain reporting objectives. Next, consider significant directing factors. सिग्निफिकेंट डायरेक्शंस, कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट डायरेक्शंस. अरे बेसिकली अगर मैं एक ऑडिट टीम लेके जा रहा हूँ और मेरे ऑडिट टीम में सारे बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, तो मेरे को पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी में डायरेक्शन का लेवल बहुत कम होगा, सबको पता होगा कि सबको क्या काम करना है, ठीक है. लेकिन अगर मैं एक इनएक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स की टीम लेके जा रहा हूँ तो मेरे को पता है मैक्सिमम एफर्ट मेरे को ही करना पड़ेगा और मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, इनका भी काम देखना पड़ेगा, मेरे को खुद का भी करना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, अब ठीक है, ये ना प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी थी. अब देखो रिलेट कैसे कर रहा है, देखना. कंसिडर रिजल्ट्स ऑफ प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी. सर ये कैसे फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल. हम लोगों ने जब कंपनी का प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी की ऑडिट फर्म ने, तो हम लोगों ने ये देखा कि कंपनी के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ इंटरनल कंट्रोल है. वर्क में क्वालिटी है, ठीक है, वर्क में क्वालिटी है, ठीक है, और क्वालिटी के साथ साथ वर्क में एफिशिएंसी है, ठीक है, क्वालिटी के साथ साथ वर्क में एफिशिएंसी है और बहुत ही गदर लेवल की एफिशिएंसी है, ठीक है. अब ये एफिशिएंसी हमें कैसे मेंटेन करनी है ये हमें समझना है, ठीक है, एफिशिएंसी का लेवल. तो अब जैसा प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी निकल के आएगा वैसे रिजल्ट्स निकल के आएंगे. तो प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी से हमें रिजल्ट समझ में आते हैं, ठीक है. आइए कि अगर वहां पर ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंट्रोल है तो इससे मेरे को ये समझ में आएगा कि अगर क्वालिटी कंट्रोल की एफिशिएंसी हाई है मतलब हमको भी ये अच्छा एफिशिएंट मैनर में करना है, ठीक है, एफिशिएंट मैनर में करना है और फिर हम लोग उसका रिटर्न देखेंगे, ठीक है. आना नेक्स्ट, और लास्ट में resources needed for engagement. Resources needed for engagement. Resources needed for engagement. मतलब कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए एंगेजमेंट प्रमोट करने के लिए, मतलब ये पूरी की पूरी करने के लिए कितने आर्टिकल लेके जाने हैं, हमें ज़्यादा लेके जाने हैं, कम लेके जाने हैं, यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो ये भैया हो गया आपका ऐसे 300 सॉर्टेड. दैट इज देयर व्हाट इज देयर इन ऐसे 300. सर ऐसे 315 विच इज identifying and assessing the risk of material misstatement, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. अब मेरे भाई समझना यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है. यहां पर बेसिकली होता क्या है, ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर अब कंपनी में आया है, ठीक है. तो कंपनी में अब उसने एंगेजमेंट लेटर फाइल कर लिया, अब रेडी है ऑडिट के लिए.
तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक मीटिंग होल्ड करता है। किसके साथ पता है? मैनेजमेंट के साथ, जिसमें ना वो मैनेजमेंट से ना बातचीत करके एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना चाह रहा है। बेसिकली किस चीज के बारे में, कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल हैं, अगर हैं तो कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल हैं तो इंटरनल कंट्रोल कैसे ऑपरेट करते हैं, व्हाट इज द वे इन विच द इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेट, किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल फंक्शन करते हैं। और दूसरी बात, एक तो अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्टेन करनी है, वो तो फैक्ट बात है कि इंटरनल कंट्रोल कैसे फंक्शन करते हैं, बट स्टार्ट में उसको ये भी जानना है कि कंपनी का एफआरएफ है क्या। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहां एक इंटरव्यू हो रहा है 315 में, ठीक है। और बेसिकली होगा क्या इस इंटरव्यू से, इस इंटरव्यू से जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे हम 315 में, उससे हम एक मटीरियलिटी लेवल सेट करेंगे 320 में, और उससे ऑडिटर अपना रिस्पॉन्स देगा रिस्क को कैसे प्रोसीडियर कंडक्ट करके 315 या 320। तो अगर मेरे को एक छोटा सा लिंक बॉक्स बनाना पड़े ना, ठीक है, अगर मेरे को एक छोटा सा लिंक बॉक्स बनाना पड़े तो हम ऐसे बोलेंगे कि यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है, यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि एक लिंक बन रहा है समथिंग लाइक दिस, कि सबसे पहले हम लोग 315 करके अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को। एक बार हमने एंटिटी को समझ लिया, उसके बाद हम लोग 320 में अपना मटीरियलिटी लेवल सेट करेंगे, ठीक है, मटीरियलिटी लेवल सेट करेंगे। एक बार हमने मटीरियलिटी लेवल सेट कर लिया तो अब हम 330 में अपना रिस्पॉन्स टू रिस्क करेंगे, ठीक है। और यहां पर हम लोग करेंगे रिस्पॉन्स टू रिस्क, बहुत वो वर्ड है तो मैं सीधा बोलता हूं, वो वर्ड जो हम लोग कर रहे हैं सीधा हम लोग यहां पर करेंगे एपी, ऑडिट प्रोसीडियर, सब्टेंटिव ऑडिट प्रोसीडियर, और इंटरनल कंट्रोल के लिए कंप्लायंस ऑडिट प्रोसीडियर। ये होता है पूरा का पूरा फ्लो, इसलिए 315, 320, 330 एक साथ में आते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब वापस अपना जिस फॉर्मेट में कर रहे हैं, स्कोप क्या होगा सर, व्हाट इज द स्कोप। सर स्कोप बहुत ही सिंपल है, ऐसे कवर्स ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि ये ऑडिटर का ही काम है ना, रॉम को आइडेंटिफाई करके फ्रॉड एंड एरर से क्या प्रॉब्लम हो रही है वो देख के अपना 200 के हिसाब से अपना कमेंट देना, उसी का काम है, ठीक है। स्कोप हुआ, अब अपने फॉर्मेट के हिसाब से नेक्स्ट आया ऑब्जेक्टिव। सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐसे, ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई प्लस असेस रिस्क। अच्छा, आइडेंटिफाई और असेस में क्या फर्क होता है? देखो सर, आइडेंटिफाई में आपको पता चला ठीक है रिस्क है, असेस में आप देखोगे कि वेदर वो रिस्क हमारे अटेंशन लायक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से ना मटीरियलिटी का बेसिस बनना सेट हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं रिलायंस में हूं, मैंने जब एंटिटी से बात किया तो मेरे को दिखा कि एक एंटिटी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है, तो मेरे को ना लगेगा कि हाँ चलो मैंने आइडेंटिफाई किया रिलेटेड पार्टी में है, लेकिन वो एक ही ट्रांजैक्शन है, लाख रुपए का है, 1000 करोड़ की बैलेंस शीट है, लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है। मेरे को समझ मैं पहले ही असेस कर चुका हूं अपने दिमाग में कि भैया ये हमारे लिए मटेरियल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एसेस। टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और याद रखना हमें फ्रॉड से डर है, एरर से तो नहीं, क्योंकि एरर तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या इसका पर्पस है, अंडरस्टैंड
एंटिटीज, एफआरएफ। साथ में क्या पर्पस है? अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कि भैया एग्जिस्टेंट है कि नहीं एग्जिस्टेंट है, तो एफिशिएंट है कि नहीं एफिशिएंट है, तो कॉस्ट कंट्रोल करता है कि नहीं। सॉरी। आ जाओ सर। अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आई होप आपको मज़ा आ रहा है और सारे कॉन्सेप्ट्स आप पकड़ पा रहे हो। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसी स्पीड रखी है कि आप 1.5 में ही देखोगे। मैंने उस हिसाब से ही वो रणबीर अलावादिया करता है ना, फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस व्यू एट 1.5, तो वही बोल रहे हैं फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस वॉच एट 1.5। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला आया सर, अब ऑब्जेक्टिव हो गया, अब आप उस पर प्रोसीडियर करोगे। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर, रैप। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर। एक रैप होता है, एक फैप होता है। यहां रैप करते हैं, वहां फैप करते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर, अरे नाम से ही देखो ना कितना अच्छा है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर, रिस्क को असेस करने के लिए किया जा रहा है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर अब हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम करेंगे क्या, आई ए ओ आई ए ओ आई ए ओ आई आई ए ओ आई मतलब सर, आई ए ओ आई मतलब इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरीज करेंगे मैनेजमेंट से, एनालिटिकल प्रोसीडियर करेंगे, ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में इंस्पेक्शन। तो आई ए ओ आई, ए आई ओ आई ओ, ठीक है, ए आई ओ आई, आई ओ आई। ठीक है, अब ये करते टाइम, ये तो एक तरीका हो गया। एक पता है और चीज भी हेल्प कर सकती है, प्रीवियस एक्सपीरियंस। सर अगर मैंने इस क्लाइंट के साथ पहले भी कभी काम किया हुआ है ना, ऑडिटर का 3 साल तक तो 5 साल तक तो कर ही सकते हैं, और फर्म में 10 साल तक, तो अगर मैंने इस ऑडिटर के साथ पहले कभी काम किया है तो वो एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ, वो एक्सपीरियंस मेरे को हेल्प करेगा। ठीक है, और थर्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर में आएगा डिस्कशन विथ ऑडिट टीम, discussion with audit team, how prone entity is to risk of material misstatement। आप अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करोगे कि सर कितने चांसेस हैं कि कंपनी रिस्क कंपनी का हाई है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, कंपनी ने 2 लाख ट्रांजैक्शन किए हैं, जिसमें से 2 ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी हैं, रिस्क काफ़ी कम है। कंपनी ने 2 लाख ट्रांजैक्शन किए, जिसमें से 1.5 लाख ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, बहुत ज़्यादा है। समझे सर? तो अगर मेरे को कोई पूछेगा कि रैप के प्रोसीडियर में क्या आता है, तो मैं बोलूंगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर इज अ सेट ऑफ ऑल प्रोसीडियर्स, इज अ सेट ऑफ ऑल प्रोसीडियर्स, सेट ऑफ ऑल प्रोसीडियर्स is a set of all procedures to ensure
to ensure identification of ROM। हर वो चीज की गई है ROM को खोजने के लिए, डॉन को नहीं, ROM को। ठीक है, रिस्क ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट हुआ सर, हुआ। तो यहां पर बेसिकली वो एंटिटी को अंडरस्टैंड करना चाहता है, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना चाहता है और रिस्क असेस करना चाहता है। ये चीजें ऑडिटर समझना चाहता है। अब देखो, हमको इसको एकदम कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ब्यूटीफुल नोटिंग बनानी है। अब ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी है ना, एसेस के लिए ये पॉइंट हो गया। देखो, असेस के लिए ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी के लिए हम लोग वहीं पर एक डालेंगे बढ़िया सा स्टिकी नोट। आइए स्टिकी भाई, ओ स्टिकी भाई, स्टिकी भाई इधर आइए, एंटिटी के बगल में खड़े हो जाइए स्टिकी भाई। अरे स्टिकी भाई, मियाँ भाई, स्टिकी भाई, ठीक है। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग के एंटिटी में क्या आएगा सर? एंटिटी का क्या समझना है हमें, मतलब ऐसा एंटिटी में क्या हो रहा होगा जो हमें समझना है? समझना है ना सर, हमें समझना है एंटिटी की रेलेवेंट इंडस्ट्री को, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे अगर पूरी इंडस्ट्री बूम कर रही है और आप नहीं कर रहे तो भी आप में कुछ गड़बड़ है, और अगर पूरी इंडस्ट्री डीकंप्रेस कर रही है और आप ग्रो हो रहे हो तो भी आप में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो रेलेवेंट इंडस्ट्री, फिर हम दूसरा समझेंगे नेचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ एंटिटी, कि हमारी एंटिटी कैसी है। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज, एपी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंजेस इफ एनी। सडनली कंपनी ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर दिया, स्टॉक को एनआरवी से कॉस्ट में कर दिया, डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया, क्यों? एंटिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एंटिटी के क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो सर, अगर एक एंटिटी बहुत हाईली सेल्स मैक्सिमाइजेशन ड्रिवन है तो कभी कभी हो सकता है कि उसके जो सेलिंग प्लान्स है वो बहुत ही अजीब हो, या अगर कोई एंटिटी ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट ओरिएंटेड हिडन है कि भैया नहीं सामान बेचना, सामान बेचना, सामान बेचना है, तो वो तो कुछ भी बेच देगी उठा के। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब ये कैसे पता चलेगा, समझो, ये भी अभी सुनो, ये कैसे पता चलेगा रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? अगर आपको याद हो तो बोर्ड रिपोर्ट, एक सेक्शन नंबर 134 हुआ करता था, बोर्ड रिपोर्ट, याद आया? सेक्शन 134 हुआ करता था बोर्ड रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसमें बोर्ड को लास्ट में अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देना होता था ना, कि बोर्ड के हिसाब से बोर्ड ने कैसा परफॉर्म किया है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब बारी आई इंटरनल कंट्रोल की। अब यहां तो और जगह है नहीं, तो मैं ये चीज यहां पर लिखता हूं कि इंटरनल कंट्रोल में ऑडिटर बेसिकली क्या समझना चाहता है। ई ओ एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ए भाई, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है तो वो ऑफिसर से ही पूछेगा, भाई आपको क्या लगता है आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और लास्ट में कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ इट्स एप्लीकेशन, सीईओ इट्स एप्लीकेशन, कि भैया ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड सुबह 1 घंटा चेक करता है कि कौन कंपनी में घुस रहा है नहीं घुस रहा, और 11 बजे के बाद जिसको आना है आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से तो नहीं हो रहा है काम, नहीं इस तरीके से हो रहा है तो भैया बड़ी दिक्कत है, तब तो ऑर्गेनाइजेशन बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ये हुआ सर। अब
अब ये जो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क है ना, ये जो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क है, तो ये आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क किस लेवल पर किया जाएगा? ठीक है, लेवल क्या होगा? लेवल ऑन विच, लेवल, ये एक चीज यहां पे समझाऊंगा, ठीक है, लेवल ऑन विच आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग of risk will be done. Level on which identifying and assessing of risk will be done. कौन से लेवल पर? दो लेवल होते हैं सर इसके, ठीक है। एक होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एक होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और एक होता है असर्शन लेवल। अब ना बच्चों को ना यही दो चीजें नहीं समझ में आती, सुनो हम बहुत एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है। सर फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब क्या होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब होता है कि आपने जो पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है ना, पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, सोकी, ये सब जो है वो इनको चेक कर रहा है एट फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है। इस पे जब असर्शन की बात आती है तो पहली बात सर ये जो वर्ड है ना असर्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलीफ, ठीक है, भरोसा। सर जब एक ऑडिटर बिलीफ, ये क्या हो गया, शुरू हो गए। अच्छा, जब एक ऑडिटर एक कंपनी में पैसा लगाता है, ठीक है, सॉरी पैसा लगाता है बोल रहे हैं, जब एक ऑडिटर कंपनी में ऑडिट कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको ना एक चीज पर भरोसा होता है। क्या चीज? कि कंपनी ने, देखो ना स्टार्टिंग में ही कसम खिलवाया था ना, स्टार्टिंग में ही कसम खिलवाया था ना ऑडिटर ने। क्या कसम खिलवाई थी? कि भैया आप प्री कंडीशंस डिसाइड कर लो कि अगर हम आ रहे हैं कंपनी में तो प्री कंडीशंस डिसाइड कर लो कि भैया मैनेजमेंट का काम है बनाना। तो ऑडिटर ये सोच के बैठा होता है कि जो जर्नल एंट्री है उनमें कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, और जर्नल्स ठीक है। तो ये जो असर्शन लेवल है ना, इसका मतलब होता है एट द अकाउंट बैलेंसेस लेवल। तो वो मान रहा है कि कंपनी में ये सब तो गड़बड़ नहीं हुई होगी, एटलीस्ट ये तो सही से मेंटेन हुआ होगा। तो दिस मीन्स, असर्शन मीन्स एट अकाउंट बैलेंसेस, फिगर्स एसेट्रा। तो ऑडिटर को ये चेक करना है दोनों जगह पर कि ये जो रिस्क है, ठीक है, ये जो रिस्क है ये दोनों ही जगह पर उसको चेक करना है। एक फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी, मतलब पीएल बैलेंस शीट, इसमें तो कुछ उल्टा सीधा नहीं है, और दूसरा असर्शन लेवल पर भी। असर्शन लेवल एज इन आपका जो ये अकाउंट बैलेंसेस, फिगर्स वगैरह होता है इसमें, कि कहीं इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है। अच्छा सर, अब रिस्क भी जो होगा ना उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क के से ऑडिटर ज्यादा डरेगा, छोटे छोटे से रिस्क से नहीं। जो सिग्निफिकेंट लेवल का रिस्क होगा उस पर डिपेंड करेगी चीजें। और बहुत बार ऐसे होगा कि आपने एक प्लान बनाया होगा, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, और आपका जब रिस्क निकल के आया तो वो बहुत ज्यादा हो गया और आपको अपना रिस्क की वजह से पूरा प्लान रिवाइज करना पड़ा। उसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं, आपने काफी बार नॉर्मल लेक्चर्स में भी देखा होगा, एनटीई रिवाइज किया जाता है। एनटीई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीडियर, एनटीई। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि पहला, ऑडिटर इज वरीड अबाउट सिग्निफिकेंट रिस्क। ऑडिटर इज कंसर्न्ड
with significant risk over financial statement level or assertion level अच्छा, अब देखो सर, नॉर्मली हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग सिलेबस आगे भी पढ़ चुके हैं कि पहले वो इंटरनल कंट्रोल चेक करता है, फिर वो सब्सटेंटिव प्रोसीडियर करता है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि इंटरनल कंट्रोल करते टाइम आपको लगा होगा चीज़ें अच्छी हैं, तो आपने एक एनटीई रखा होगा, और आपको सब्सटेंटिव करने के बाद पता चला होगा कि ओ भाई साहब इसमें तो रिस्क आए हैं, तो आपका एनटीई रिवाइज हो जाएगा वैसे केस में। देखो यही पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। ऑन परफॉर्मिंग substantive procedures, the auditor, due to findings encountered, can be in a state to revise NTE, nature, time and extent of audit procedure. Nature, time and extent of auditor's procedure. और कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। उसने पहले सोचा था रिस्क हाई है, जब वो असर्शन लेवल पर ऑडिट कर रहा था, करते 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 उसको दिखाई देता नहीं भाई रिस्क तो कम है, जो चीज़ें चेक करो सही निकल के आ रही हैं, तो वैसे केस में भी एनटीई रिवाइज होगा, ठीक है। सो दैट इज 315। अब 315 में हमने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, हमने रिस्क देख लिया कि एंटिटी कहाँ पर है। अब हम 320 में मटीरियलिटी का लेवल सेट करेंगे, ठीक है, कि हम कब से, हमको कब इफेक्ट होना शुरू करेगी कोई बात, ठीक है। तो अब मटीरियलिटी का इफेक्ट सेट करेंगे ऐसे 315। ऐसे 315 मटीरियलिटी इन प्लानिंग, एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ठीक है। आओ सर घुसाते हैं मटीरियलिटी को आज। आओ सर बंद हो जाए, ठीक है। अच्छा सर मटीरियलिटी मतलब, देखो सर मटीरियलिटी मतलब मटीरियलिटी और मेलेडी एक जैसी है। तो मटीरियलिटी में बोलते हैं ना कि सबके लिए अलग अलग हो सकती है, वैसे ही मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो भैया मटीरियलिटी इतनी चॉकलेटी क्यों है। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है सर? मटीरियलिटी का वही मतलब होता है जो बचपन में पढ़ाया गया था। इट मीन्स कि कौन सी चीज यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर सकती है, तो वो मटीरियल मानी जाती है। आ जाओ सर। सर सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ द एसएमए। स्कोप, अरे अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना है भाई, पहले ही बोल दिया सर ने, अच्छे अच्छे करना बस कमेंट करना, अच्छे किए तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे डील्स विथ, क्या हो गया भाई, ऐसे डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to apply the concept of materiality
टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इन, और देखो सर अभी तो सिर्फ प्लानिंग ही हो रही है ना, तो मटीरियलिटी दोनों में आएगी, प्लानिंग में भी आएगी और परफॉर्मिंग में भी आएगी। क्योंकि क्या, क्यों समझो सर, बहुत बार ऐसा होगा कि आपने एक मटीरियलिटी सोच के आपने ऑडिट शुरू किया, मतलब ऑडिट वेरी सब्जेक्टिव है, चेक करते करते आपको दिखा कि भाई जो मटीरियलिटी का लेवल है उसमें तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन गड़बड़ है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर मटीरियलिटी के लेवल में इतने सारे ट्रांजैक्शन गड़बड़ हैं तो मटीरियलिटी के लेवल के नीचे तो और भी गड़बड़ हो सकती है, तो फिर आप नीचे चेक करना शुरू करोगे, एंड दैट इज वेयर द लूप विल बी क्रिएटेड। ऐसे ही लूप बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब आया सर प्लानिंग और परफॉर्मिंग द मटीरियलिटी, ये हुआ, स्कोप हो गया। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इन ऑडिट, इन ऑडिट। ठीक है, अच्छा अब सर मटीरियलिटी भी ना बेटा दो तरीके की होती है, मटीरियलिटी भी दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है नॉर्मल और एक होती है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ठीक है, तो एक होती है नॉर्मल, एक होती है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। और पता है मटीरियलिटी ऐसा नहीं है बेटा कि मटीरियलिटी ओवरऑल ही सेट होती है। ठीक है, मटीरियलिटी का मतलब एक तो ओवरऑल सेट होती है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर होती है, वो बात तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ना बेटा मटीरियलिटी इस पे भी होती है। ठीक है, मटीरियलिटी इस पे भी होती है एट परफॉर्मेंस लेवल in relation to account balances। मतलब कहने का मेरा क्या है कि एट असर्शन लेवल लिखना था, परफॉर्मेंस लेवल लिखती है एट असर्शन लेवल। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तो ओवरऑल मटीरियलिटी सेट हो गई पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, फिर इंडिविजुअली अकाउंट बैलेंसेस पर भी मटीरियलिटी सेट होती है। ब्रो वो होती है, फैक्ट है। क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज किसी कंपनी के लिए बहुत मटीरियल हो, जैसे कि इन्वेंट्री एक एफएमसीजी गुड के लिए, लेकिन इन्वेंट्री मेरे केस में बिल्कुल मटीरियल नहीं, हम तो टीचर है, मेरा तो सर्विस मेन प्रोडक्ट है। तो यहां पर मटीरियलिटी, और क्योंकि हमको पता है बचपन से ही कि मटीरियलिटी इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। वो तो डेफिनेशन में भी बोलता है समथिंग विच द यूजर्स ऑफ द स्टेटमेंट्स फाइंड मटीरियल, फाइंड इंपॉर्टेंट to influence investment patterns। कोई ऐसी चीज जो इतनी मटीरियल है कि वो इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को चेंज कर दे, तो वो मटीरियल होगा। ठीक है, और एक मेन मटीरियलिटी लेवल के नीचे, अगर जैसे मान लो अगर मेन मटीरियलिटी लेवल किसी जगह पर रखा गया है 1 लाख एंड अबव, मान लो सेल पे रखा गया है अमाउंट 1 लाख, अमाउंट ऑफ सेल्स, यहां पर मटीरियलिटी सेट कर दिया अमाउंट ऑफ सेल्स 1 लाख एंड अबव। तो अब ये ऑडिट प्रोसीडियर को और अच्छा करने के लिए एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का भी लेवल रखते हैं। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ये पता है कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा लेट्स से 800 पर। मतलब 800 से, मतलब सॉरी 80,000 तक। सो 80,000 से 1 लाख तक के भी जो ट्रांजैक्शन है ना, वो भी चेक होंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चेक होंगे, वो भी चेक होंगे।
ठीक है, बस फर्क इतना है कि मटीरियलिटी 80,000 पर है, तो 80,000 के नीचे जो है वो तो बिल्कुल नहीं चेक होंगे। तो इसको बेसिकली किया क्यों जाता है? टू ऑब्टेन एन एक्स्ट्रा अश्योरेंस, to obtain an extra assurance with respect to extra assurance with respect to extra assurance with respect to level of materiality. विद द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, एक्स्ट्रा श्योरिटी के लिए लेवल ऑफ मटीरियल रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब जब थोड़ा सा नीचे वाला लेवल चेक कर लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाएंगे, ओपिनियन और बढ़िया आ जाएगा। सीधी बात ये, ओपिनियन और बढ़िया आ जाएगा, ओपिनियन को और बढ़िया कर देंगे। ठीक है, अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है, तो ये कॉन्सेप्ट की तरह ही लिख देता हूं, हाउ टू, व्हाट इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग ये कॉन्सेप्ट आ सकता है आपके इसमें, अरे रेलेवेंट हो सकता है, बेंचमार्किंग बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो सकता है, और मतलब हैवी वेटेज रखता है ये इस तरह का टॉपिक। सीधे एक शॉर्ट फॉर्म दे देगा, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा है मतलब सीधे ये दे देगा कि बताओ भैया बेंचमार्क पे एक शॉर्ट नोट लिखो, व्हाट इज बेंचमार्किंग। अब आएगा तभी तो लिखोगे ना, घंटा लिख पाओगे। तो बेंचमार्किंग में आते हैं, तो बेंचमार्किंग इज अ मेथड used to determine materiality level. Used to determine materiality level. Next, a percentage is applied. A percentage is applied on the variable balances, to determine, percentage is applied on the variable balances to determine materiality in financial statements. जैसे टोटल सेल्स का 10%, एग्जाम्पल टोटल सेल का 10% विल बी द मटीरियलिटी लेवल। सो टोटल सेल्स अगर 1,000 करोड़ है, उसका 10% हो गया आपका 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए हमारा मटीरियलिटी लेवल होगा, इसके नीचे नहीं चेक करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ग्रॉस मार्जिन, ये सब हो सकते हैं आपके मटीरियलिटी लेवल। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखो, नोट, मटीरियलिटी लेवल्स कैन बी रिवाइज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। During course of audit, based on findings, NTE may be revised, nature, time and extent of audit procedure may be revised, which creates a revision of materiality level, which creates revision in materiality level. ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो क्यों, अब इसमें दोनों तरह से हो सकता है। मान लो पहले बहुत हाई रखा था मटीरियलिटी लेवल, अब लो करना पड़ जाएगा, ज़्यादा गलतियां निकल गई। पहले बहुत लो रखा था तो बहुत कुछ भी गलत नहीं निकल रहा था, बहुत छोटा छोटा चेक कर रहे थे, समय बर्बाद हो गया, अब चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सर ये चीज़ याद रखो, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन
shall contain amount of materiality, amounts of materiality, revisions with reasons, अगर कुछ रिवीजन हुआ है रिविजन्स विथ रीजन्स, ठीक है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, अकाउंट वाइज, अकाउंट बैलेंस वाइज मटीरियलिटी लेवल। तो इससे क्या होगा पता है, जितना ज़्यादा आप मतलब आपने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, तो कल को अगर आपके अगेंस्ट कोई क्लेम निकला ना, तो आप प्रूव कर सकते हो कि देखो भाई हम तो रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, उस हिसाब से तो हमने ये चीज़ें चेक की थी, अब पता नहीं कैसे गलत निकल गया, मेरे को नहीं पता। ठीक है, सो दैट इज योर ऐसे नंबर 320 मटीरियलिटी। अबे मैंने 2 बार 315 लिख दिया, कोई बोला भी नहीं। हाँ 2 बार 315 लिख दिया, कोई बोला भी नहीं। बोले सर कैसे बोलेंगे, तो रिकॉर्डेड है। अभी बोल रहे होगे तुम, ये आई कैन फील। कोई ना कोई चैट में देखना लिखा होगा अभी, सर आपने गलत लिख दिया, 2 बार लिख दिया 320। तो 2 बार नहीं लिखा है तुम बोल सको इसलिए तुमको मौका दिया है। आई 330, ऐसे 330। अब होगा रिस्पॉन्स, ऐसे 330 रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। कुछ नहीं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, दो प्रोसीडियर है। ठीक है, कंप्लायंस प्रोसीडियर जो इंटरनल कंट्रोल के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है, और सब्टेंटिव प्रोसीडियर टीपी, सब्टेंटिव प्रोसीडियर जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए होता है। बस यही है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। आओ सर, सबसे पहले आते हैं स्कोप में। स्कोप क्या है ऐसे का? दिस ऐसे डील्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, टू डिजाइन and implement response to risk. Design and implement response to risks. Objective, to obtain sufficient and appropriate audit evidence about assessed risk of material misstatement through designing and implementing
प्रॉपर रिस्पॉन्सेस। मतलब बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे पता है, अब हम लोग जवाब देंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग ने बर्दाश्त कर लिया, रिस्क दिख गए, अब हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेके इन रिस्क को जितना कम से कम हो सके उतना मतलब रिड्यूस करे। ठीक है, तो इस ऐसे की पूरी मतलब मुद्दा ही यही है, ओवरऑल रिस्पॉन्ड करना, कि अब हम लोग ऑडिट प्रोसीडियर इंकर करेंगे। ठीक है, और ऑडिट प्रोसीडियर से ऑडिट प्रोसीडियर इंप्लीमेंट करेंगे। कौन से हैं ये ऑडिट प्रोसीडियर? फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर। रिस्क असेसमेंट तो कर चुके हैं ना पीछे, ये है फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर। अरे ठीक है, तो ये भैया फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर दो तरीके के होंगे। ठीक है, कौन से दो तरीके के सर? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को हम प्यार से बुलाते हैं कंप्लायंस प्रोसीडियर, टेस्ट ऑफ डिटेल को हम लोग प्यार से बुलाते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीडियर। देखिए सब्सटेंटिव प्रोसीडियर, आइए। ठीक है, इसमें सबसे पहले ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कंपनी से? एक्सपेक्टेशन मतलब वही असर्शन, बिलीफ क्या है उसकी। तो भैया कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है। ये वो अज्यूम करता है। ठीक है, अब ये इंटरनल कंट्रोल को चेक, इंटरनल कंट्रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्टिप्यूलेटेड मतलब 4 महीना 5 महीना दो, मतलब इन द सेंस पिछले 4 महीना में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन पे क्या क्या कंट्रोल्स थे, उनको एक्सरसाइज किया कि नहीं। 20-30 इनवॉइसेस निकाल के चेक कर लेता है कि प्रॉपर जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही ऑर्डर प्लेस करता है कि नहीं। समझ में आ जाएगा कंट्रोल्स मेंटेन्ड है कि नहीं। ठीक है, इसमें सर प्रीवियस ऑडिट एक्सपीरियंस इफ एनी। सर जो प्रीवियस ऑडिट एक्सपीरियंस है ना, मान लो इसी कंपनी में उसने पहले ऑडिट किया था, वो तो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसको एक आइडिया होगा ना कि भैया लास्ट टाइम जो थे उससे कंपेयर करके देख लो। ठीक है, फिर क्या करेगा वो? टेस्ट करेगा, टेस्ट टू फाइंड एनी सिग्निफिकेंट रिस्क, टेस्ट टू फाइंड सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क। अरे एक दिन खुद एंटर करके देख लेगा बिना आईडी पास के क्या, और कि गार्ड आने देता है कि नहीं। समझ में आ जाएगा। अगर आने दे रहा है मतलब गार्ड भैया प्रेशर में आ जाता है, औदा देख के झुक जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो कहीं पर, अब देखो ऑडिटर ने एक एक्सपेक्टेशन रखी, क्या रखी? कंपनी से। ये पहले ही बोला था, याद है? ये तो प्री कंडीशन थी ऑडिट की, प्री कंडीशन में एग्री कराया था। तो भैया हम प्री कंडीशन में ये बात करके आ रहा है कि कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल्स रखे हैं। ऐसे 315 में हमने ये बात समझ ली थी, कंपनी बोल रही है हाँ 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 हमारे पास है। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि ये कितना डिफरेंस हुआ है। ये
इफ डिविएशंस फाउंड, तो मैं अब देखूंगा उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उसका थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब क्या इंपैक्ट होगा अगर मेरे को मिस स्टेटमेंट मिले तो। अगर नहीं मिले तो ठीक है, बट अगर मिले तो, अगर डिविएशन है तो बेसिकली हुआ क्या, मेरी बिलीफ पर वो छिड़ गया, मेरे बिलीफ पर पानी फिर गया, बिलीफ धोखा दे गई, बिलीफ रास्ता काट गई। ठीक है, अब इधर आया सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स को प्यार से सब्टेंटिव प्रोसीडियर बोलते हैं। अब सब्टेंटिव प्रोसीडियर में बेसिकली क्या करेंगे, यहां पर हम लोग बुक्स चेक करेंगे। यहां पर ना बुक्स चेक होती हैं, बुक्स, बैलेंसेस, अकाउंट्स, ये सारी चीजें चेक होती हैं यहां पे, बिकॉज बेसिकली दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स। दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको सब्टेंटिव प्रोसीडियर बोलते हैं। सब्टेंटिव प्रोसीडियर करने के तरीके क्या हैं सर? ICAI ऑब्जर्व रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल रीपरफॉर्मेंस, ऑब्जर्व एक्सटर्नल रीपरफॉर्मेंस। ठीक है, जिसमें सर आई इंक्वायरी है, आई इंस्पेक्शन है, ओ ऑब्जर्वेशन है, ई एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, आर तो रीपरफॉर्मेंस है ही, जिसमें सी कंप्यूटेशन, ए एनालिटिकल प्रोसीडियर, वो कंपैरिजन ऑफ रेशियो। रोल नंबर चेक लिखे हो ना, बस शांत रहो, कुछ नहीं होगा। ओके, तो यहां पर ये आएगा सर एक्सटर्नल रीपरफॉर्मेंस। अब इसमें ये सब्टेंटिव प्रोसीडियर करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, और इससे हम लोग मिस स्टेटमेंट का इंपैक्ट पता करेंगे कि वेदर मिस स्टेटमेंट है या मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, और इन सब चीजों को ऑडिटर को डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा। अब आएगा लास्ट पॉइंट। देखो हर ऐसे में लास्ट पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन है। sufficient and appropriate evidence, sufficient and appropriate audit evidence obtained, sufficient and appropriate audit evidence obtained, results of audit procedure, जो मैंने ऑडिट किया उसका प्रोसीडियर का रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीडियर, ओवरऑल रेस्पॉन्स, हमने रेस्पॉन्स कैसे किया और उसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट,
कितना टाइम लगा, कौन से प्रोसीडियर में, हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली, कितनों ने रिप्लाई किया, कितनों ने रिप्लाई नहीं किया। ओके सर, तो इसके साथ आपकी ऐसे 300 की सीरीज खत्म होती है, ठीक है। 300, 315, 320, 330, अब ये भी खत्म। अब आएगा नेक्स्ट 400। 400 का तो एक ही बनेगा 450, लेकिन उसको भी ठीक है अलग से करेंगे जिससे पूरा आपको पता रहे। ऐसे तो एक और उसमें ऐसे है 402 ऑडिट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो आप लोग का है नहीं, तो 485 एक बनेगा, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। अब देखो देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। 300 में प्लान किया, 315 में प्रोसीडियर किया, अंडरस्टैंड किया, 320 में मटीरियलिटी सेट किया बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, 330 में प्रोसीडियर किया, मिस स्टेटमेंट मिल गया। अब क्या करेंगे, 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स।